पाकिस्तानी बहुत खुशनसीब हैं। हमारे पास कुदरत की अता की हुई बहुत सारी नेमतें मयसर हैं। और अगर खुराक का मामला ले लिया जाए तो आटा, दालें, चावल, सब्जी, गोश्त, हर चीज हमें मयसर है। लेकिन हम पाकिस्तानियों की मरगूब ग़िज़ा कुछ और ही है। और वो क्या है? यही तो आपसे पूछना है। तो हम आगे बात करने से पहले जरा पब्लिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये पब्लिक क्या कहती है। पाकिस्तानियों की मरगूब तरीन ग़िज़ाएं कौन सी हैं? एक हिंट दूंगा, जब इसको खाते हैं तो इससे चिपक जाते हैं। ये छुट्टी नहीं है, काफिर मुंह से लगी हुई। आप भी सोचिए। मैं जरा आवाम के पास जाता हूं और फिर बात करता हूं क्यों गया, क्यों आया। हमारी सबसे मरगूब तरीन ग़िज़ा कौन सी है? इस दौर में तो भाई सबसे मरगूब ग़िज़ा हमारी भूख है, बीमारी है, परेशानी है। गोश्त के बगैर नहीं रहते आजकल तो भाई। सबसे पसंदीदा मेरी वो दाल चावल है सबसे। देखा आपने आवाम क्या कहती है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने यूं कहा, किसी ने वो कहा। अरे भाइयों, मरगूब तरीन ग़िज़ा है गुटखा, पान, चेनी, मिस्टर जिलानी, मावा। ये है मरगूब तरीन ग़िज़ाएं। और इसको जो भी खाता है वो किसी का हो जाता है। इसके बड़े फायदे हैं। ये गुर्दे बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, गुटखा और ये मावा वगैरह। और फिर ये एक और काम करती है, ये जिगर के ऊपर भी काम करती है, ये दिल के ऊपर भी काम करती हैं। ये ग़िज़ाएं बड़ी सेहत बख्श हैं। और ये ग़िज़ाएं कितनी सेहत बख्श हैं? चले ना जरा चल के पूछते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि जगाना तो मेरा काम है और मैं जगाऊंगा। ये बताइए कि ये क्यों मरगूब तरीन ग़िज़ा है और ये मरगूब तरीन ग़िज़ा करती क्या है? एक बात तो ये कि मरगूब तरीन जहर। ये अच्छा कहा आपने। ठीक। अच्छा, दूसरा देखें, आप अपने मुंह में पत्थर रख के चबाना शुरू कर दें और सोचें कि आपके मुंह का क्या हाल हो। एक तो ये डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया, जो आप बिल्कुल पत्थर की तरह, जो उसकी नोकें होती हैं, जो जितनी सख्त चीज़ वो होती है वो। इसके अलावा अब तो मल्टीपल रिसर्च हो चुकी है कि इसके अंदर 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस हैं, वो चीज़ें जो कैंसर बनाती हैं। कार्सिनोजेंस कहते हैं, यानी जिन का मतलब वैसे ही जिन्नात होता है। तो और ये कार्सिनोजेन है। तो उस वाली चीज़ के अंदर अगर आप देखें तो अच्छा, एक और चीज़ भी अगर आप स्टडी सारी देखेंगे कि गुटखे वाले लोगों को इवन सिगरेट पीने वालों से भी जल्दी कैंसर होता है। अच्छा। कि जो हम लोगों के पास ज़्यादातर एज आती है गुटखे की, पान छालिया वाले लोग, ये पेशेंट होते हैं ज़्यादातर 20 से 40 तक, 20, 40, 45 साल की। गुटखा खाने वाले लोग आप देखें ज़्यादातर जो क्लास है वो है लो सोशल इकोनॉमिक क्लास। गैरेज में काम कर रहा होगा, मुंह में गुटखा होगा। अच्छा, गाड़ियाँ साफ कर रहा होगा, मुंह में गुटखा होगा। अच्छा, किसी भी जगह पे जाके केबिन बैठा होगा, उसके मुंह में गुटखा होगा। तो जितने भी लो सोशो इकोनॉमिक क्लास है वहाँ पे अच्छा, ये लो सोशो इकोनॉमिक यानी गरीब लोग जो हैं, इनके लिए आसान जहर है, सस्ता जहर है। सस्ता तो नहीं है, लेकिन ये एक हैरानकुन बात है कि इस महंगी चीज़ के लिए वो अपने लिए रोटी ना ले सके, वो अपने लिए कोई भी चीज़ ना ले सके, लेकिन वो इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझता है कि उसके लिए गुटखा होना ज़रूरी है। ऐसे लोगों में आप सोचिए, अगर जिसके 30-35 साल की उम्र में कैंसर हो चुका हो, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि वो तकरीबन 35-40 साल की उम्र के अंदर आके इस चीज़ के अंदर इस हद तक जा चुका होगा कि उसका इलाज करना मुश्किल, उसके बीवी बच्चों को देखने वाला कौन होगा? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए अगर आप इस एज का हिसाब लगाएं, ना तो उसके बच्चे बड़े हो सकते हैं उस एज तक, ना कोई घर में और कमाने वाला मिल सकता है। तो आप सिर्फ ये चीज़ देखें कि जी किस एज के ऊपर ये चीज़ें शुरू हो रही हैं और जब तक एंड होती हैं 38-40 तक वो इस दुनिया से रुखसत होने वाली चीज़ है। 38 से 40 ईयर्स में वो फारिग कर, यानी 20 साल लगते हैं उसको फारिग करने में। आपने गुटखा खाया, आपके मुंह में एक ट्यूमर टाइप की चीज़ बन गई, ठीक है? उसके बाद आप उस ट्यूमर को काटते हैं। हाँ, उस ट्यूमर को काटते हैं और उसके सराउंडिंग का कुछ नॉर्मल एरिया भी हमें काटना पड़ता है टू मेक श्योर कि ट्यूमर पूरा निकल रहा है। तो इस सूरत में देखें कि जी पेशेंट के, अच्छा उसमें अल्टीमेटली क्या होगा? अगर किसी को स्किन तक आया हुआ है, आप सोचें आप आधा फेस काटेंगे, उसके बाद हमें बनाना भी पड़ता है वो फेस।
या तो हम पेशानी की स्किन से बनाएंगे या हम सीने की स्किन से बनाएंगे, वहाँ पे अलग जख्म होंगे। अच्छा, और हम लोग अपने पेशेंट को कहते हैं बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद उसको शुआएं और दवाएं भी लेनी पड़ेंगी, यानी वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों चीज़ें। ये तो मुकम्मल कैंसर हो गया। मुकम्मल कैंसर है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे खर्चा कितना आ जाता है तकरीबन इस इलाज में, एक आइडिया दे दीजिए। तकरीबन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर करवाना शुरू करें तो किसी भी तरह ये ओवरऑल अगर इसके एस्टीमेट कॉस्ट एस्टीमेट करेंगे तो तकरीबन 10 लाख के आसपास, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट कॉस्ट भी सोचेंगे तो वो भी 5 लाख तक तो नीचे। डॉक्टर साहब, मुझे तो लग रहा है आपके कंधे रख के सुनना शुरू कर दूं। डॉक्टर साहब, इस के लिए आप प्रिवेंशन के लिए लोगों की अवेयरनेस के लिए उनको जगाने के लिए क्या कह सकते हैं? एक फाइनल मैसेज कैमरे की तरफ देख के क्या? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि गुटखा छोड़ना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा अपनी बीवी या बच्चों की तस्वीरें अपने साथ रखा करें, और जिस वक्त गुटखा छोड़ने के बाद ऐसा दिल महसूस हो कि जी उन्होंने ये करना है या खाना है, वो बीवी बच्चों की तस्वीरें देख लिया करें। शायद उनको इस बात पर शर्म महसूस हो कि जी हमारे बाद इनका क्या होगा। आप ज़रूर छोड़ देंगे। इस तरकीब से मैं नहीं समझता कि आप में हिम्मत होगी दोबारा गुटखे को हाथ लगाने की। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस जान बचाने वाली एम्बुलेंस के सवार बन जाएं, ये गुटखा, ये लानत छोड़ दें। चले आवाम के पास चलते हैं, देखते हैं कि वो कितना शऊर रखते हैं। मैं तो बोले जा रहा हूँ, जरा आवाम में जाके उनको जगाते हैं। चलिए। आपने गुटखा खाया बहुत? मैंने गुटखा नहीं खाया। आपने क्या खाया? पान जिंदगी में। ये दिखाओ, पान खाए पान पिएगा। पान खाओ सैयो हमारो। अच्छा, साइड में क्या दबा हुआ? गुटखा। क्यों खाते हो भाई? ऐसे ही खाते हैं। एक साहब यहाँ मौजूद है, मेरे ख्याल में अभी भी यहीं कहीं है, वो ये रहे। ये साहब गुटखा खाते थे, ठीक है। अब जरा इनके पहले दांत देख लीजिए, टोटल मुंह में 4 दांत हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्यों छोड़ा गुटखा, इनके मुंह से सुनिए, इनको बताइए। मैं एक हॉस्पिटल के अंदर गया था, तो उस हॉस्पिटल में एक लड़का था, नौजवान, वो बीमार था, तो समझ लो खत्म के ऊपर हो चुका था। उसकी कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो चुका था। डॉक्टर ने जब उसके इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन भी मोटा वाला लगाया उसने, तो उसके जब खींचा तो उसने सारा गुटखे का रस लिया उसके अंदर बजाय खून के। आपने पूरे लर्जातारी हुआ क्या? ये मनहूस, ये खबीस, ये मौत का फरिश्ता जो आपके 10 लाख रुपए खर्च कर, अभी आपका रंग काला होना शुरू हो गया, और ये ऐसा काला हो जाएगा कि साहब खड़े हुए थे यहाँ बिल्कुल तारकोल, ये ऐसा देखिए, ये ऐसा रंग हो जाएगा इनका, ऐसा रंग हो जाएगा इनका आपका। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं क्या? अपने बेटे को गुटखा खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाएंगे? नुकसान। आप क्यों अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? देखिए, खुदा न खास्ता आपको कुछ हुआ तो पीछे कौन उनका असर है? नहीं, छोड़ देंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी छोड़ देंगे। पान पे आने। आप जल्दी नहीं, अभी छोड़ दीजिए। और पान पे मैं आपको एक और बात बता दूं, पान में कत्था, चूना, तंबाकू बिल्कुल मत डालिएगा। सिर्फ पान का पत्ता धोइए और उसके अंदर आप जो है ना सिंपल सौंफ डालिए, आपके दिल को तकवीयत मिलेगी। अल्लाह ने पैदा की है ना चीज, तो फजूल नहीं है। हम उसको फजूल उस वक्त कर देते हैं जब उसमें अपनी चीजों की आमेजिश करते हैं, ठीक है। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन बुजुर्ग की आप बात सुने। इन बुजुर्ग ने छोड़ दिए और इनकी अब उम्र बढ़ गई है, 20 साल जिंदगी रह जाती है सिर्फ। नहीं, इंशाल्लाह छोड़ देंगे। वादा कर रहे हैं? वादा पक्का? ऐसे इनका तो एंड नहीं चल रहा, आप बोले 20 साल में तो एंड नहीं चल। अल्लाह करे इनकी उम्र उम्रे खिजर हो। ये बुजुर्ग हैं और ये आपके लिए मिसाल है। आप कह रहे हैं इनका एंड चल रहा है, अरे इनकी तो अभी स्टार्ट हुआ है। इन्होंने नसीहतें करनी है लोगों को, छोड़ना इनकी नई। अच्छा आप बताइए, आपने गुटखा छोड़ा है, आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? आपके खानों के आपको जायके महसूस होते हैं? मकसद ये खाने में फर्क पड़ गया, लाद में भूख बढ़ गई, है, आपकी सेहत अच्छी हो गई है। और कितने फायदे इस मनहूस चीज को छोड़ने के? भूख तो बढ़ती है, लाजमी इसको छोड़ के देख ले, एक हफ्ता आपको पता चल जाएगा खुराक कैसे बढ़ेगी आपकी। मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था ना दोस्तों, तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि गुटखा, मावा ये सब होता है। मुझे इस प्रोग्राम के बाद पता चला कि जिलानी साहब भी इसके अंदर मौजूद हैं, एक जेबी साहब भी मौजूद हैं, एक गुटखा है, एक मावा है, एक मेन पूरी है। गुटखा है, माय टीचर है, जीएम है, राजगुरु है, गोली मार है, बहुत मैमपुरी है, मामू गुटखा है, 4 मीनार है, हर चीज है इस पाकिस्तान में, हर चीज है। कोई चीज
बंद नहीं हो सकती। यार ये मामू गुटखा जो है ना दानिश, मैं तुम्हारे हवाले से पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूँ, ये मामू गुटखा हम पाकिस्तानियों को मामू बना रहा है, बना रहा है। हाँ मामू बना दिया मामू। हर कोई एक दूसरे को मामू कह रहा है। हाँ, और ये नहीं पता कि मामू गुटखा में मामू बना रहा है। मामू बना रहे हैं यार कितने नाम है, चार मीनार भी कोई आ गई है चीज। मेरा दिल बैठ गया है प्रोग्राम करके, और इससे पहले कि मैं खुद इस गुटके को आग लगा दूं जाके, मैं जरा पुलिस वालों को पूछता हूँ, पूंगी बजाता हूँ और उनको जगाता हूँ, क्योंकि मैं जगाऊंगा। अरे लीजिए, वो हमें देख के भाग गए। मेरे दो दोस्त जिनके नाम भी खुफिया रखना चाहता हूँ उनकी ख्वाहिश पे, और उनको मैंने चेहरे भी उनके छुपाए, उनको मेनपुरी गुटखा और ये मावा ये चीज़ें लेने के लिए भेजा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ें हैं क्या, उसके अंदर मौजूद क्या है। इनका चेहरा आपको नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ। इसको देखने में उलझन और अजीब घिन का एहसास हो रहा है। देखिए ये क्या है, मुझे लग रहा है इसके अंदर जानवर का खून है। ये अच्छा बड़ा सिक्योर करके इन्होंने बांधा हुआ है इसको, ताकि जेब गंदी ना करे, जिस्म चाहे गंदा कर दे और आपको मौत के पास ले जाए। इस कदर गलीज चीज है, इस कदर गलीज चीज है, इस कदर बदबू इसमें। मैं हमारे साथ जो ड्राइवर है हमारे जहीर साहब, उनको भी सुंगाता तो आपको यकीन आ जाए। सूंघेगा इसको। अब ये इंतहाई गलीज और बदबूदार चीज हम अपने हलक से अपने पेट तक ले जाते हैं। इस कदर गंदी चीज है ये कि 20 साल में यकीनी तौर पे ये आपको हलाक करती है। ये क्या चीज है, मुझे नाम बताइए भाई। ये मावा है और ये मैं इस मावे को टावा कर रहा हूं। ये देखिए। अब आपको एक और शाहकार चीज दिखाता हूं। ये क्या चीज है? ये मेन पूरी, ये वो मेन कॉज है जो आपकी उम्र को पूरा कर देता है। मेन पूरी उम्र, ये आप बहुत जल्दी, मैं तो सूंघने का हौसला नहीं रखता। ज़हीर भाई आप जरा सुन लो। अब इसको आप अगर 1 चमची रोजाना खाएं, ये चीज जो है ना, ये आपको मौत के करीब ले जाती है। ये पहले आपने मुझे मावा दिखाया था, मावा कितने का है यार? वो 10 रुपए की चीज थी बदबूदार, और अब ये कितने का है? ये 20 रुपए का है। और 20 रुपए में आप जब बीमार पड़ते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए का आपका खर्चा होता है। न जाने हमारी कौम की मरगूब तरीन ग़िज़ा क्यों है, न जाने हम मौत के मुंह में क्यों जाना चाहते हैं। मैं तो नहीं जाना चाहता। लीजिए साहब, हमारे वजीर आजम की लानी तो बूट आउट हो गए, उनको निकाल दिया गया। अब बची है लानी। जिलानी क्या है ये? इसका नाम बताइए। जिलानी, ये जिलानी साहब हैं और आपको जो है ना ये फारिग कर देते हैं। वो गिलानी साहब तो बेचारे जो कर गए सब ये आप फारिग करते हैं। करीब इतनी दूर क्यों घुसे हुए दानिश? ये देखिए साहब, आप जरा आइए असिस्टेंट के तौर पे। फिर ये लीजिए, देखिए ये जिलानी साहब जो हैं, ये कुछ गीले गीले भी हैं। बेटा जरा इसको सूंघना, खाने नहीं सूंघना। कितनी बुरी है ना। आप भी सूंघ के दिखाओ, आप तो बड़े चीज खा रहे हो। सूंघो 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 जोर से। इस कदर ये बदबूदार चीज है जिलानी। एक थे हमारे गिलानी, पेशे खिदमत है जिलानी। आप खाइए और जिलानी से फुड़क जाइए आसमान की तरफ हमेशा के लिए। यार चच्चा अगर यही है, बहुत दिनों से आए नहीं यार। देख तुम चच्चा है कैसे ये लगी है भाई। वाह भाई चच्चा तो अभी ना बेल बेल भी लगाई है। भाईजान बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाईजान? खैरियत से? भाईजान वो अपने अच्छे भाई बहुत दिनों से नहीं आए, थड़े पे भी नहीं बैठे, क्या मसला है? इनकी तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर ने मना किया उनको।
क्या हो गया? खैरियत तो है? मैं गुटखा खा खा के परेशान है। आप भी मना नहीं करते हैं यार दोस्त हो गया। अरे गुटके खा के तबीयत खराब हो गई? लो अभी समझा देता हूँ उनको, कभी भी नहीं खाएंगे गुटखा। बस तुम मुझे रोज बुला लिया करो, मैं इसी वक्त पे आऊंगा, तेरे से गुटके की जिद ही नहीं करेंगे वो। चलो मिलाओ। अच्छे भाई क्या हो गया जवानी में? कौन है? अरे प्यारे तेरा भाई है भाई, कैसा है तेरा भाई? खैरियत से हो? बस भैया बेटा तू पानी वानी तो दे। हाँ बेटा तेरा पानी वानी देगा, मैं इनको थोड़ा समझा देता हूँ, फिक्र नहीं कीजिए। अरे गुटखा लाया है गुटखा। अबे आना लेकर आया हो, तुम फिक्र नहीं करती। देख भाई बात ये है कि तेरे को घर पे डिलीवरी दे रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं तेरे को देता था 10 रुपए का दुकान पे, अब यहाँ डिलीवरी करूँ 50 रुपए लूंगा भैया। अरे भैया ऐसा ना करती। बेटा रोज आऊंगा ना, रोज आऊंगा तेरे पास, 50 रुपए देके चुपके से ले जाऊंगा। थैलियाँ सारी ना अपनी जेब में डाल के रखी हो, मैं अगले दिन आऊंगा थैली ले लूंगा। 50 रुपए, 50 रुपए जल्दी। शाबाश शाबाश। 60 रुपए ले। अबे क्या 10 रुपए टिप दे रही है? मैं वेटर हूँ क्या? टिप विप नहीं, तू मुझे 2 दीजिए खुदा के वास्ते। देख भाई फेल नहीं रहा, 50 में तेरे को एक ही मिलेगी। मैं लाया स्पेशल लग के लाया हूँ। अबे जल्दी कैसे खिला? मैं कहाँ छुपाएगा? लूंगा ना तो। पागल हुआ तुमने कब से दिखाया गुटखा है? यहाँ रख लिया अपने तकिए के नीचे डाल ले, तकिए के नीचे डाल ले। हाँ बस यहाँ को इसी में लेटाइयो, उठियो नहीं, वॉशरूम में मत जाइयो। जिंदगी सुकून में आई। मैं तेरा डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। हंस के दिखा, हंस के दिखा, हंस के दिखा। वाह वाह, वो खोल खोल के हंस रही है मुन्ना। चल ठीक है, कल मैं तेरे कने इसी टाइम पे आऊंगा। मेरा सबसे बड़ा घात है। इंतजार करूंगा मैं तेरी कोई डेट हूँ? मैं तेरे को बता रही हूँ मैं आऊंगा। तू मेरा घा के घा तो मर जाऊंगा ना। मैं मरियो लेला के लिए, हमारे लिए ना मरियो, लेकिन बात कर रहा हूँ गुटके की सप्लाई बराबर रखेगा। बस फिक्र ना कर, मैं निकलता हूँ। पानी देने के बहाने आ गया मुसीबत हो जाएगी, ठीक है? मैं खेल गली से निकल रहा हूँ, कल इसी वक्त आऊंगा। बस मैं इंतजार करूंगा तेरा। बेहतरीन बेहतरीन जम के रहियो। हड्डियां जान में आ गई, ताकत की चीज खाइए, टानिक टानिक। चल ठीक है, ओके। अल्लाह तेरे को खुश रखे। हाँ बस तेरी दुआएं चाहिए बाबा। अल्लाह तेरे को। चल ठीक है। कल फिर आएगा, कल फिर आएगा। अब मुझे गुटखा मिलेगा मिलेगा। अच्छन भाई से बात कर लूँ यार। आलू, अच्छन भाई कैसे हो? हाँ थोड़ी आवाज बैठ गई है मेरी, वही ठीक कराने जा रहा हूँ लाहौर। हाँ हाँ अच्छा सुनो, वो मैं तेरे को आज शाम में आ रहा हूँ अच्छन भाई, थप्पड़ में दे दूंगा तुझे 15। हाँ 15 घुट्टे, हाँ थैलियाँ चकाचक। हाँ मैं 12 दिन में वापस आ जाऊंगा यार। हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं शाम में आ रही हूँ। और हाँ केस है सबके तैयार रखियो। हाँ केस दूंगा केस। चल ठीक है, ओके हाफिज। भाई सबसे बड़े आगे मेरे आलू। अबे कौन बोल रहा है भाई? तो अच्छे भाई से बात करो, अच्छा नहीं से। मैं प्यारे भाई बोल रहा हूँ। क्या इंतकाल हो गया? तो कब हुआ? मैं 6 दिन पहले निकल लिए। अबे फातिहा तो पढ़नी होगी उनकी। यार ये बताओ कौन से कब्रिस्तान में दफना है? अच्छा वो घर के पीछे जो है, ठीक है ठीक है। हमारे कन्ने से जो दरवाजा आता है, हाँ हाँ बाएं हाथ पे मजार है, हाँ हरे रंग का वो एक बना हुआ है, हाँ मैं पहचान गया। उसकी तरफ पीठ होगी, सामने हरी कब्र, उसके बाद एक कब्र छोड़ के अगली, यानी 2 कब्रें छोड़ी तो वो वाली है। अच्छा कदबा नहीं है? अबे अब्बा के कदबा तो लगवा दो।
हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं मैं अभी जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने। हाँ हाँ बड़ा अफसोस हुआ भैया। अबे अफसोस तो मुझे होगा, मेरा सबसे बड़ा ग्राहक मर गया है यार। ये निकल लिया 10 रुपए वाली चीज 60 रुपए में दे दिया था उसको। चलो जो अल्लाह की मर्जी। तो अच्छे प्यारे भाई से तरफ बात तो कर लूं। अबे जगह तो यही बताई थी, कब्रिस्तान पूरा घूम लिया। अरे यार चचा ने थका दिया यार। अबे ये वो मजार हरा, हाँ यही है। और इसके सामने कहा था कि ये हरी कब्र। वाह 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 वाह, हरी कब्र आ गई। ये पहली कब्र और ये आई दूसरी। अबे ये रे चचा, ओ मेरे सबसे बड़े ग्राहक हैं, बीमारी में भी मंगवाया। ये गुटखा खाएगा? चल तू मेरा बड़ा पुराना ग्राहक है ना, तुझे गुटखा फ्री खाएगा। गुटखा आहा गुटखा तू तो खाएगा, आजा 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 गुटखा खा ले। खाएगा गुटखा? अबे गुटखा तो दे जा। अबे भूत अबे भूत अबे भूत अबे भूत अबे भूत, अबे भागो, अबे भूत आ गया। एक ऐसी बाहिम्मत खातून की तरफ चलते हैं जिसने मनशियात के खिलाफ, गुटखे के खिलाफ, इन तमाम चीजों के खिलाफ जो आपको मौत के दाने तक ले जाती है और बहुत जल्दी ले जाती है, जिहाद का ऐलान कर रखा है। इस खातून से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कर रही है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं कासिम रजा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपका फहीम साहबा एक थोड़ी सी आपसे बातचीत करनी है, तो हम जरा यहाँ आ जाएं बाहर, क्योंकि थोड़ा सा आपका कमरा छोटा है। हाँ हाँ आइए जी। अच्छा, गुटखा, मेनपुरी और मावा, पान भी कह लीजिए, तो मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जिनके आधे मुंह कट चुके। क्या ये ड्रग्स में आता है? देखिए कोई भी केमिकल जो आपको टॉक्सिक करता है, जो आपके मूड को ऑल्टर करता है और जो कि आपको मतलब एक कोई स्ट्रेंथ देता है कि आप लॉन्ग टाइम काम कर सके, आपके बिहेवियर्स को ऑल्टर करता है, आपके मूड को ऑल्टर करता है, वो केमिकल जो है वो ड्रग्स में आता है। जहाँ तक गुटखा की बात है, मावा या मेमपुरी की बात है, इस तरह के ड्रग्स की बात है, यकीनन ड्रग्स में आते हैं। हम उनको लेते हैं सॉफ्ट कैटेगरी की, हालांकि उनके नुकसान तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम उनको सॉफ्ट कैटेगरी की जो है वो जो एक उसमें लेते हैं, साइट में लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉफ्टली ये आपको कब्र तक पहुंचा देता है 15-20 साल। इसका इस्तेमाल स्पेशली हमारे जो लोअर सोशो इकोनॉमिक सेक्टर, आप जो है उस तरफ उन इलाकों में आप चले जाएं, मलीर में चले जाएं, लियारी में चले जाएं, कोरंगी में चले जाएं, लांडी में तो मैं समझती हूँ कि 90% पॉपुलेशन जो है वो गुटखा का इस्तेमाल करती हो। और अब यकीन करें, हमने ऐसे बहुत सारे जगहों पे प्रोग्राम्स किए, माछी गोट की तरफ आप जाके देखें, वहाँ पे लोगों के घरों में गुटखा बनता है। ये इंतहाई गंदी जगहों पे गंदे हाथों से, गंदे जो इसके टब्स होते हैं बनाने के, उनमें बनता है, गंदे किस्म के इसमें टॉक्सिक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इससे कैंसर होता है। ये हमारे लोग कहते हैं कि जी गुटखा खाने से कैंसर होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके शुरू में सिम्टम्स होते हैं। देखें जो गुटखा खाने वाले हैं उसके जो सिम्टम्स है ना कि कैंसर की तरफ जा रहे हैं, यूरोथोप्लाकिया जो एक डिजीज़ है उसकी तरफ जा रहा है, उसके होते हैं कि उसका मुँह नहीं खुल रहा होता, पूरा मुंह नहीं खुलता है। ठीक है, इसी तरह से बाज़ अल्फाज होते हैं वो प्रॉपर टंग स्लिटर हो जाती है, तो बाज़ अल्फाज जो हैं वो प्रॉपर अदा नहीं कर पाते, अल्फाज कट कट के अदा होते हैं मुझसे। ठीक, इसी तरह से स्किन का जो कलर है वो बिल्कुल येलो हो जाता है, आंखों का कलर येलो हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और बहुत सारी इससे रिलेटेड दूसरी बीमारियाँ। अब जो बच्चियाँ, जो ख़वातीन या जो मर्द हजरात गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके ऊपर भी इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आने वाली जो औलादें हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 1, जो बच्चे होते हैं वो अंडरवेट होते हैं,
उनमें खून की कमी होती है, उनका IQ लेवल जो है वो दूसरे बच्चों की बनस्बत जो है वो कम होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक इंडिविजुअल जब इस्तेमाल करते हैं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं, फिर अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो फिर हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उन बच्चों में जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, दिम्मा जिसको हम एज़मा कहते हैं। फिर आपको शायद इन्फॉर्मेशन में ये बात होगी कि प्रोविंशियल लेवल पर सिंध गवर्नमेंट ने 2011 दिसंबर में कानून साजी की थी और बाकायदा गुटके को जो है वो बैन किया गया था, और जहाँ पे भी गुटखा बिकेगा वहाँ पे जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको जो है वो इवन 6 माह कैद तक की उनको सजा सुनाई जाएगी, 20,000 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी। ये कानून साजी प्रोविंशियल लेवल पर माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट ने की, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है, लेकिन बात खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे एक बात करूंगा क्योंकि हमारी हुकूमत ने कर दिया, तालियां, आपको नहीं कह रहा, हुकूमत को कह रहा हूँ, वो फिर खुल गया। बातें तो बहुत की, जगाने की कोशिश बहुत की, शायद असर नहीं हो रहा। आपको एक साहब से मिलवाते हैं जिनकी जिंदगी अब जिंदगी नहीं रही। पान, तंबाकू और कत्था चूना ने सब ने मिलकर उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। देखते हैं कि उन पे क्या बीती है और उससे सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। नसीम खान साहब से मिलते हैं, चलें। ये सिलसिला कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ बताइए। ये 2000 में मुझे डायग्नोज हुआ कि जी आपको ये कैंसर है। और किस वजह से हुआ है? ये पान खाने से। अब तकरीबन कितने पान डेली खाया करते थे? 10 या 12। 10-12 पान खाते थे। और क्या उसके अंदर कोई तंबाकू या जो चीजें आती हैं? तंबाकू होता था। आपको डायग्नोज हो गया कैंसर है, उसके बाद की मुझे अपनी विपता बताइए। डायग्नोज हो गया तो फिर हर मुझे 21 दिन के बाद 5 दिन की वो टेस्ट, वो ड्रिप लगती थी एक, जिसको अच्छा सा नाम है, जहन से निकल रहा है, वो करते हैं। तो वो मुझे 5 स्टेप लगे उसके बाद डॉक्टर ने कहा, मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या है? तो उसमें सारे डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये जहर से जहर का इलाज है, इसमें तमाम जिस्म के बाल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, केमोथेरेपी? हाँ, केमोथेरेपी। अच्छा। केमोथेरेपी, बाल निकल जाते हैं जब वो, फिर वो थोड़ा उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी जब आप केमोथेरेपी के लिए गए, जिसे रेडियोथेरेपी भी कहते हैं शायद? नहीं, रेडियोथेरेपी उसके बाद होती। अच्छा, तो केमोथेरेपी आपने कितनी दफा हुई आपकी? ये मेरे 5 सेट हुए उसके। 5 सेट हुए थे। अच्छा, और उसमें फिर आपके सर के बाल और पूरे जिस्म के बाल, आदमी बिल्कुल नाकारा हो जाता है, किसी को मसरफ का नहीं रहता उसको। और वो केमोथेरेपी का तकलीफ दे अमल है? तकलीफ दे अमल ये होता है कि एक बोतल 5 दिन तक लगी रहती है। एक बोतल होती है, उसे मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन मिला के उसको लगाते हैं। अच्छा। और वो 5 दिन तक चलती है। अच्छा, यानी एक सिटिंग 5 दिन तक होती है। और बात को तो इससे ये होता है कि जी बात को वो सूट नहीं करती तो उनको डायरिया हो जाता है, तो हर 5-10 मिनट के बाद उनको 10 मोशंस लग जाते हैं। अब केमो की सिटिंग्स हो गई। केमो के बाद जो है जब ये हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी अब आप इसका ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन उन्होंने ये किया कि उन्होंने उसे खोला मुँह को, वो ये मेरे उसको खोल के उसको उन्होंने उसको वेव किया। ये 2 स्टेज से 2 दफ़ा हुआ मेरा। एक दफ़ा तो क्लियर नहीं हुआ, दोबारा जब हुआ तो फिर वो मुंह का साइज छोटा हो गया। जब वो उसके बाद फिर मेरी रेडिएशन हुई। रेडिएशन मेरी हुई 31 दिन। अच्छा, अब जब ऑपरेशन हो गया और आपने ऑपरेशन के बाद रिकवर कितने अरसे में किया? रिकवर तो इसमें तकरीबन कोई साल एक लगा मुझे, मगर मेरा मुंह जो था ना बनिस्बत फिर वही था तंग। तो फिर मुझे डॉक्टर के पास में गया, आगा खां में, उसने कहा ये आपका जो है ना वो डॉक्टर को दिखाओ जो ये प्लास्टिक सर्जरी करता है। अच्छा, फेस रिपेयरिंग के लिए। तो फिलहाल ऑपरेशन के बाद आपका चेहरा काट दिया था उन्होंने? ये पूरा ये खला रह गया था होंठ के नीचे। अच्छा, ये दांत नजर आते थे बकायदा? ओहो हो। फिर उन्होंने उसकी क्या कहते हैं वो किया, प्लास्टिक सर्जरी आगा खान में हुई। ये रिपेयर किया सारा, आपको खाल लगा के दी? खाल लगा। अब ये है कि ये पूरा जो अंदर जो मेरे जो है वो पूरा मेरे जो मसल हैं वो निकाल दिए हैं। अब सिर्फ लेयर है वो। अब बात ये होता है ना कि पट्टे नहीं है तो इसमें बात करते करते लुकना आने लगती है मेरी जुबान में। ओहो, सही तरीके से बात अल्फाज ही नहीं आता। लुआब भी आपका बाहर आता। एक नसीम अहमद खान वो थे जो माशाल्लाह चुस्त थे, तवाना थे और पान खूब मज़े से खाते थे और दोस्त यार बाश आदमी थे। जितना मैं आपको जानता हूँ कि मैं आपका कोलीग रहा हूँ, तो जिंदा दिल इंसान। अब जब ये ऑपरेशन हो तो अब बताएं इसके बाद जिंदगी
में क्या तब्दीली? जिंदगी तो जाहिर कि एक चीज़ है, पहली जैसी तो नॉर्मल नहीं रहेगी क्योंकि आदमी का एज फैक्टर भी इन्वॉल्व है। दूसरी ये कि डाइट में जो है ना मसला होता है कि जी अब वो बात हुआ ये है कि जी में से खाने में बड़ी दिक्कत होती है। कभी एहसास होता है कि यार मैंने जो पहला का पान जिंदगी में खाया था वो इंतहाई गलत फैसला था मेरा? क्या अल्लाह से क्या गुफ्तगू होती है आपकी? यकीनन होती होगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन। मैं तो अल्लाह से जो है ना, मैं तो मेरा मसला ये है कि मैं तमाम काम उसके सुबुत किए हैं मैंने। अच्छा, किसी को पान खाते अब देखते हैं या उसके दांत वो जो इंतहाई लाल और टूटे फूटे हो जाते हैं, क्या सोचते हैं? कभी किसी को मना किया यार ये मत करो? जाहिर है कि मैं कोई मना मैं करूं तो वो मानते नहीं ना। आपके इलाज पे खर्चा कितना हुआ? तकरीबन 5 लाख। अच्छा, पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जो पान की आदत में मुब्तला हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? खासतौर पे वो लोग जो बाजार से ये बाजारू कत्था और चूना और ये सब की लवाजमत डली होती है वो पान खाते हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा कि यार ये तो है ना सेहत के लिए मुज़िर है, इसे नहीं ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। आप अपने लिए और अपने आपके लिए इसको छोड़ने की कोशिश करें, वरना वो मानेगा कोई नहीं मेरी बात। दोस्तों, आपने देखा ये गुटखा कितनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक जो पोल्यूशन भी नहीं है, इतनी खतरनाक जो एक जहर होता है। मैं चला था गुटखा मेनपुरी मावा के चक्कर में और पता चला यहाँ टीचर है, सीडी है, चार मीनार है, गुरु है, महागुरु है। मगर आप तो महागुरु ना बने, एक का नाम मामू भी है और वो आपको मामू बनाता रहा है। खुदा के वास्ते मैं खास तौर पे अपनी गरीब आवाम से मुखातिब हूँ कि इस नशे की लानत को छोड़ दें। आप शुरू होते हैं गुटखे से और फिर चलते हैं आप चर्च की तरफ और फिर ले जाती है हेरोइन खींच के आपको अपने दामन में। आप जागें ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल सेहत बख्श रहे। आप जागें ताकि आप एक सेहतमंद तवाना कौम की शक्ल में उभरे। आप जागें ताकि आपका दिमाग सोए नहीं, जागे, आपका दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े सब बेहतरीन रहें। पार्क्स में जाइए, वॉक कीजिए, चहलकदमी कीजिए, मगर इस लानत को छोड़ दीजिए। जागिए क्योंकि मैं जगाऊंगा।